हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमने करीब 5 से 6 सेट एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड करीब 5 सेट हमने कर लिए हैं प्रीवियस ईयर का। अगर आप लोग ने नहीं देखा है पिछला सेट, तो पिछला सेट देखने के बाद ही आप लोग इसको सॉल्व करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम अपने हर एक सेट में जितने क्वेश्चन होते हैं उससे ज़्यादा फैक्ट बताते हैं। करीब आज के क्वेश्चन हमने जो कलेक्ट किए हैं प्रीवियस ईयर का, अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो उसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी सेट में ज़रूर मिल जाएंगे आपको। तो आज हमने 25 क्वेश्चन का सेट उठाया है। यहाँ पर अधिकतम एनटीपीसी के क्वेश्चन हैं, करीब 5 से 6 क्वेश्चन ग्रुप डी में आए हुए हैं। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, जो हम फैक्ट बताने वाले हैं वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हर एक पेपर में आए हुए हैं एनटीपीसी के हर सेट में। पिछले साल, पिछले ईयर का, यानी कि 2016 वाला जो एनटीपीसी में हुआ था, और बाकी 2018 में जो ग्रुप डी और लोको पायलट में पेपर हुए थे, उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने फैक्ट के माध्यम से लिए हुए हैं। हर क्वेश्चन के में जितने भी फैक्ट बनेंगे, बस आप समझिएगा कि अगर एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो उसमें 10 से 15 लगभग 20 फैक्ट देखने को मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से अपने। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बता ले जाएंगे। इसमें जो हमारा जल सेना, वायुसेना और हमारा थल सेना जो होता है, उसके जो हेड होते हैं, मतलब उसके जो माना जाता है सर्वोच्च सेनापति, वह राष्ट्रपति को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, एक भाग 5 हमारे संविधान में पार्ट पूरे 22 हैं, जिसमें 5वें भाग की अगर हम बात करते हैं तो 5वें भाग में भी खंड हैं। 5वें भाग के अगर खंड हम 3 की बात करें दोस्तों, तो उसमें लिखा गया है राष्ट्रपति को विधायी अधिकार दिया गया है, यानी राष्ट्रपति को विधिक अधिकार के रूप में दिया गया है। राष्ट्रपति को विधिक अधिकार दिया गया है, विधिक अधिकार है ना दोस्तों, विधिक अधिकार। और उस विधिक अधिकार में उसे बहुत सारी चीज़ें विधायी रूप से उसको मिलती हैं। जैसा कि कोई एक्ट बना तो बिल, जब तक वह कोई बिल बना तो उस पर जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक वह बिल एक्ट नहीं बनेगा, है ना दोस्तों। जैसा कि आपको आए दिन एनआरसी वगैरह देखने को मिला था अभी हाल में, है ना। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलता रहता है। अगर हम बात करें भाग 5 के पहले अध्याय की बात करें, तो उसमें राष्ट्रपति से रिलेटेड कार्यपालिका सारे राष्ट्रपति के अंडर में आ जाते हैं। जैसे कि 52 आर्टिकल 52 हमारा यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 यह कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, है ना। आर्टिकल 55 यह कहता है दोस्तों कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति क्या होगी। अभी 54 में उसके निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, और आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीतियाँ क्या होगी, नीति जो बनाया गया है वो क्या होगा, है ना। यह आर्टिकल नंबर 55 में कहा गया है। अगर और देखते हैं तो आर्टिकल 56 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी, उसका अपने पद पर रहने का कार्यकाल कितना होगा। तो आपको पता है 5 साल का होगा। इसी तरह अगर और बात करें तो आर्टिकल 57 में क्या लिखा गया है। आर्टिकल 57 में यह कहा गया है कि पुनः निर्वाचन के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या विषय पालन करना चाहिए कि पुनः निर्वाचित हो सकते हैं राष्ट्रपति के पद पे। क्योंकि आपको पता है हमारे देश में राष्ट्रपति चाहे जितनी बार अपना वोट जीतकर, मतलब कि चुनाव जीतकर आ सकते हैं विधानसभा और आपके लोकसभा राज्यसभा से। लेकिन अगर आम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में अधिकतम जो है केवल 2 कार्यकाल के लिए कोई राष्ट्रपति बन सकता है ना दोस्तों। अगर आगे बात करें तो आर्टिकल 59 क्या बात करता है, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या हैं। 59 पद के लिए उसके शर्तें कितनी हैं, जो शर्त हैं फॉलो करेगा वह राष्ट्रपति के लिए उठ सकता है या फिर चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का। उसमें कुछ शर्तें दिए गए हैं। आर्टिकल 60 क्या कहता है दोस्तों कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ
मतलब कि राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करने का जो विषय है वो किस में है, आर्टिकल 60 में है। आर्टिकल 61 में महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट की बात की गई है राष्ट्रपति की, ठीक है। और आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति की बात की गई है, ठीक है दोस्तों। यही 72 है, हमारे संविधान को एक लचीला संविधान बना देता है, ठीक है दोस्तों। 72 आर्टिकल 72। चलिए, अगर इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखते हैं तो यहाँ से पक्का बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए सही था आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, चोल काल में सालाभोग क्या था? चोल काल में सालाभोग क्या था? अब आप बताएंगे चोल, आप तो पढ़े होंगे हिस्ट्री में, चोल, पांड्य, ठीक है, चालुक्य, ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। बहुत यह हमारे जो हैं कि भारत के दक्षिण के राजवंश थे, दक्षिण वाले राजवंश जो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में रहते थे, ठीक है दोस्तों। तो इनके समय करीब 22 राजाओं का कार्यकाल चल रहा था चोल काल में, ये याद रखिए। बस इसका मतलब देखिए, इसमें जो ऑप्शन आपका सही है क्वेश्चन नंबर 2 का, पहले तो ऑप्शन जान जाइए। जो सालाभोग है उसका मतलब ये होता था चोल काल में विद्यालय के रख रखाव के लिए दान की गई भूमि। जो विद्यालय होता था उसके रख रखाव के लिए जो भूमि दान की जाती थी उसका मतलब था सालाभोग। किसके काल में? चोल काल में। इसको याद रखेंगे आप लोग दोस्तों, ठीक है ना। हम और फैक्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों, चोल पल्लव के सामंत हुआ करते थे। जो चोल थे, जो चोल राजा थे, वो पल्लव, इसके पहले पल्लव आते थे। पल्लव के खत्म होने के बाद, पल्लव राजवंश के खत्म होने के बाद चोल राजा आते हैं। तो जो पल्लव थे उनके जो चोल थे दोस्त, वो पल्लव के सामंत हुआ करते थे। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय, क्या नाम था? विजयालय, याद रखेंगे आप इसे, विजयालय ने किया था। विजयालय ने किया था, विजयालय चोल ने किया था, ठीक है दोस्तों। जो पल्लवों का एक सामंत सरदार था, विजयालय ने 9वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में करीब, अगर याद रखेंगे तो 850 से लेकर 871 तक शासन किया था, ठीक है दोस्तों। इसको याद रखेंगे आप। विजयालय जो है दोस्तों, इसमें वंश पर वंश जो 20 राजाओं का यह वंशज था, इसको याद रखेंगे। अगर हम लोग क्रम से देखें तो पहला था विजयालय चोल, दूसरा था आदित्य चोल, तीसरा था परंतक चोल, क्या नाम था? यहाँ पे हम नाम लिखते हैं, आप लोग देखिएगा, परंतक चोल। फिर उसके बाद था गंधारित्य, क्या नाम था? गंधारित्य चोल। फिर इसके बाद दोस्तों था, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका अरिंजय, क्या नाम था? अरिंजय चोल था। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए तो क्या नाम था? सुंदर चोल, बस सुंदर चोल के नाम से था, सुंदर चोल के नाम से था। अगर इसी तरह क्रम में देखें तो लास्ट वाला जो था दोस्तों, लास्ट का क्रम आ जाता है, यही पूछता है बहुत ज़्यादा, पहला और लास्ट, क्योंकि जो स्थापना किया होता है उसका नाम, तो जो आपका चोल वंश है इसका स्थापना कौन किया था? विजयालय चोल ने। और इसका लास्ट शासक कौन था? तो बता देंगे, अधिराजेंद्र, क्या नाम था? अधिराजेंद्र, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके आगे आने वाले जितने पेपर होंगे रेलवे के रिलेटेड, सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रखेगा। अब इसमें देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से आप। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों क्या कर रहा है? सार्स, SARS, सार्क नहीं दोस्तों, सार्क तो एक संगठन है, सार्क की बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, सार्स की बात किया जा रहा है। सार्स का फुल फॉर्म क्या होगा, पूर्ण रूप क्या होगा? तो आप बताएंगे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। देखिए किस में लिखा हुआ है, तो बता देंगे ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ बायोलॉजिकल टर्म की। तो इसमें देखेंगे EEG, बहुत बार पूछा गया है, EEG ये क्या है? EEG दोस्तों इसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रो बता रहे हैं दोस्तों, रुकिए, तो इलेक्ट्रो, याद रखेंगे, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, क्या नाम था? फिर से देख लीजिए आप लोग इसे, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, इसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। यह EEG मतलब इसमें क्या होता था दोस्तों, जो मस्तिष्क में विकार आते थे, बस मस्तिष्क के लिए होता है, जो कुछ अलग तरह से बिहेव करने लगते हैं, उनके मस्तिष्क का इलेक्ट्रोग्राफिक किया जाता है, ठीक है दोस्तों, EEG से नाम से, EEG याद रखेंगे। उनके मस्तिष्क में जो होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं जो कि डिस्टर्ब हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, या फिर किसी भी कारण डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनका जो टेस्ट होता है EEG के माध्यम से होता है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। एक होता है ECG,
देखिए बहुत मिलता जुलता टर्म है, ईईजी ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, याद रखेंगे इसको। ये जो होता है हार्ट के लिए होता है, हार्ट के स्पंदन को मेजर करने के लिए, या फिर कह लीजिए हार्ट में कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो उसको मेजर करने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे आप। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कुछ और टर्म की बात कर लेते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम 24 इसका यूज क्या होता है बताइए तो। सोडियम 24 तो बताएंगे रक्त के थक्के को पता लगाने में, रक्त के थक्के को पता लगाने में सोडियम 24 का यूज होता है। आयोडीन 131 का यूज क्या होता है बताइए तो। बताएंगे थायराइड का पता लगाने के लिए इसका यूज होता है दोस्तों। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं दोस्तों, इसको आप लोग कहीं नोट करते हुए चलेंगे। बताइए P32 का यूज क्या है, तो बता देंगे कैंसर के इलाज के लिए होता है, कैंसर के लिए होता है, कैंसर के इलाज के लिए होता है। इसी तरह P32 के बाद कोबाल्ट 60 भी आता है, कोबाल्ट 60 यह भी कैंसर के लिए ही होता है दोस्तों। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इसको आप लोग इस समय चर्चा में बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप लोग इसको देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, अभी आपका ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च हुआ है, अभी आप लोग देखे होंगे, इसका पूरा फुल ऑडियो सेशन हमारे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको देखिएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो आप बता देंगे, इसका आंसर हो जाएगा त्रिवेंद्रम अथवा तिरुअनंतपुरम। यह दोस्तों कहाँ पे है, आप बता देंगे केरल में है। ठीक है ना, त्रिवेंद्रम अथवा तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम तो केरल का हमारा कैपिटल ही है, इसको याद रखेंगे आप, बस वहीं पे है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। हम इसरो की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की बात कर रहे हैं। अगर हम इसरो की कहानी देखें तो इसरो की कहानी आप देखिएगा तो पहले इसरो बहुत लोग को पता होगा और बहुत लोग को नहीं पता होगा। जिसको नहीं पता है या फिर जिसको पता है दोनों लोग देखेंगे। इसका होता है भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बता देंगे बेंगलुरु है, बेंगलुरु इसरो का हेडक्वार्टर है। स्थापना कब हुआ था, तो बता देंगे 1969 में हुआ था दोस्तों, 1969 में हुआ था। कौन किया था दोस्तों, कौन किया था, तो बता देंगे हमारे विक्रम साराभाई के नाम से हुआ था। ठीक है दोस्तों, यही हमारे स्थापक थे। अगर देखा जाए दोस्तों, इसके हेड इस समय चीफ कौन है, तो बता देंगे के सिवन है, के सिवन। ठीक है, इन्हीं के समय जो चंद्रयान 2 था वह लॉन्च हुआ था, याद रखेंगे। अब हम कुछ आपको लॉन्चिंग बताते हैं, लॉन्चिंग का डेट बताते हैं। जैसे पहला अगर बोला जाए, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ था, यूएसएसआर के हेल्प से, यूएसएसआर के हेल्प से। आज आपका जितने भी लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, लॉन्चिंग जितने भी हमारे उपग्रह हैं, सबका डाउट आज क्लियर हो जाने वाला है आपका, बस ध्यान से देखते रहिए इसको। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए तो भारत का दूसरा उपग्रह 7 जून को लॉन्च हुआ था, 7 जून को 1789 में, याद रखेंगे आप, 1779 में लॉन्च हुआ था। इसका नाम था भास्कर। क्या नाम था दोस्तों, भास्कर। पहले का क्या नाम था, पहला का नाम था हमारा आर्यभट्ट जो कि 1975 में, दूसरा भास्कर जो कि 1979 में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है तीसरा जो था पूरी तरह भारतीय निर्मित। अगर इस तरह पूछा जाए पूरी तरह भारत द्वारा निर्मित उपग्रह भारत का कौन था, तो बताएंगे रोहिणी था दोस्तों। यह कब लॉन्च हुआ था, तो बता देंगे 1980 में लॉन्च हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दोनों याद रखिएगा क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो याद रखिएगा, जो भारत का जी सेट 14 था, जी सेट 14 यह कब लॉन्च हुआ था, तो बताएंगे जनवरी 2014 को लॉन्च हुआ था दोस्तों। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद ये किससे लॉन्च हुआ था, अच्छा जी सेट, तो बता देंगे GSLV। भारत के पास 3 लॉन्चिंग व्हीकल हैं, एक PSLV, एक GSLV, एक ASLV। तो GSLV जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है। इसका नाम होता है फुल फॉर्म जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और अगर बात करें तो 22 अक्टूबर, आपको पता है कि भारत का पहला चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था, तो बता देंगे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 24 सितंबर 2014 को भारत का मंगलयान, वो भी मंगलयान लैंडिंग वाला नहीं दोस्तों, वहाँ पे जाकर लैंड नहीं किया था, वह अभी तक भारत का जो मंगलयान लॉन्च हुआ था वह अभी तक मंगल का चक्कर लगा रहा है। इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। यह 2014 में 24 सितंबर 2014 को लॉन्च हुआ था भारत का पहला मंगलयान मिशन, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे। इसके पर एक मूवी है, आप लोग देख सकते हैं उस मूवी को। अभी हाल में तियानवेन फर्स्ट
जो कि चाइना द्वारा लॉन्च किया गया है, चाइना द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये चाइना अगर सॉफ्ट लैंडिंग करा लेता है मंगलयान पे, तो मंगलयान सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला पूरे विश्व में तीसरा बन जाएगा। पहला हमारा अमेरिका है, दूसरा रूस है, अब तीसरा बन जाएगा ये आपका, ठीक है ना, चाइना बन जाएगा। इसको याद रखेंगे। अगर बोला जाए दोस्तों, जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया तो 22 जुलाई, याद रखेंगे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, खैर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग तो नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी अभी भी उसका जो हमारे चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है, वो अभी भी जान सकते हैं उसका, जो हमारा चक्कर लगाया जा रहा है उसके द्वारा मून का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पुटिंग आउट होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। पिस्तौल यानी कि रिवॉल्वर, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो आप बता देंगे रिवॉल्वर का आविष्कार कौन किया था, तो बता देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सैमुअल कॉल्ट ने किया था दोस्तों, सैमुअल कॉल्ट ने। अब देखिए यहाँ पे वाटरमैन आया है, वाटरमैन ने किसका आविष्कार किया था? तो बता देंगे फाउंटेन पेन का भैया, फाउंटेन पेन का। इसके बाद आ जाता है दोस्तों, अगर और देखिए हम लोग प्रेशर कुकर, बताइए तो प्रेशर कुकर का कौन किया था? प्रेशर कुकर का किसने किया था? तो बता देंगे आप डेनिस ने किया था। कौन किया था? डेनिस और पैपिस दो थे जो प्रेशर कुकर का आविष्कार किए थे। अगर इसी जगह आपसे पूछा जाए कि थर्मस का आविष्कार किसने किया था? थर्मस जिसमें हम लोग पानी पीते हैं, छोटे थे तो थर्मस लटका के ले जाते थे, वैसे थर्मस का आविष्कार किसने किया था सबसे पहले? तो बताएंगे डेवर ने किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, अब बताइए मशीन गन का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? तो बता देंगे जेम्स पकेल। क्या नाम था? जेम्स पकेल नाम था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो बताएंगे रॉन्टजन भाई साहब ने किया था, रॉन्टजन ने। ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है अगर आपका नेक्स्ट, तो अगर पूछा जाता है डायनेमो और ट्रांसफार्मर, डायनेमो जो हमारा जनरेटर में लगा होता है, जो वहाँ से डायनेमो का काम क्या होता है दोस्तों? मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में बदलना, और मोटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में एनर्जी को बदलना। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए डायनेमो और ट्रांसफार्मर दोनों का खोज माइकल फैराडे ने किया था, माइकल फैराडे ने किया था, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए हम लोग, तो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो बता देंगे जोसेफ ने किया था। बाइसिकल का आविष्कार मैकमिलन ने किया था, मैकमिलन याद रखेंगे आप। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ग्रुप डी और एनटीपीसी वाले रेलवे के एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीटेट होते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया है। ठीक है दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल अवार्ड भी दिया जाता है, कब से स्टार्ट हुआ था? 1901 से स्टार्ट हुआ था। कितने फील्ड में दिया जाता है दोस्तों? बताएंगे 6 फील्ड में दिया जाता है। ठीक है ना। अब इसमें जो छठवां फील्ड है, इसका छठा फील्ड है जो अर्थशास्त्र वाला है, वो 1969 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, स्टॉकहोम से दिया जाता है, सारे अवार्ड जो हैं स्टॉकहोम से दिए जाते हैं, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है ना। अभी हाल में ही दिया गया है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे फील्ड में मिल जाए तो हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? गिद्धा और भांगड़ा, ये पिछले सेट में भी आपके आया था, आप लोग अगर सॉल्व किए होंगे पिछला सेट तो इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, क्योंकि हर सेट में आया है तो पिछला सेट में क्यों नहीं आएगा। अब देखिए गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बता देंगे, आंख बंद करके भी कोई लगाएगा तो लगा देगा डी, ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं राजस्थान का लोक नृत्य क्या है, तो ध्यान सुनेंगे। राजस्थान का घूमर, चाकरी, गणगौर, झूलम, लीजा, झूमा, सुईसिनी, घपाल और कालवेलिया। क्या नाम है? कालवेलिया। इतने सारे हैं, आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। कालवेलिया लिखना संभव नहीं था इतनी जल्दी, तो हम बोल दिए, आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद गुजरात का 2 याद रखेंगे बस, डांडिया और गरबा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो बताया जा रहा है यहाँ पे आप लोग नोट करते रहें। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश में लेखपाल की भर्ती, यूपी स्टेट पीएससी जितने भी आते हैं, तो आप इसके लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो याद रखेंगे नौटंकी, रासलीला। इसके बाद कजरी, एक ट्रिक बता दें आपको, कजरी की रासलीला देख, छोरा नौटंकी कुल में आ गया। ये ट्रिक याद रखेंगे, यहाँ से बहुत सारे बन जाएंगे, जैसे कि कजरी, छोरा, और आपका अगर देखा जाए तो चापेली, उसके बाद नौटंकी, ये सब उसी ट्रिक में आ जाएंगे, आप लोग याद कर सकते हैं उस ट्रिक को अगर याद करना हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आ गए 7वें पर, कोई बात नहीं, आंसर दिख जा रहा है, आप लोग आंख बंद कर लीजिए अपना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो इसमें ध्यान से देखेंगे हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 7 में जो पूछा गया है, पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब लोग लगा कर निकल जाएंगे, बहुत ईजी भी है, लाला लाजपत राय। लेकिन अब इसके बाद जो हम देने वाले हैं उसको ध्यान से सुनेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन लाए हैं हम, ध्यान से देखेंगे। अब देखिए भगत सिंह का उपनाम क्या था, तो बताएंगे शहीद ए आजम, शहीद ए आजम, शहीद ए आजम। ठीक है, आप लोग इसे याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, तो आपको अगर देखा जाए, आपसे पूछा जाए कि आप बताइए बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या था, तो बता देंगे आप क्या नाम था, लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक बोला जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या बोला जाता था, लौह पुरुष, लौह पुरुष। और बिस्मार्क, बिस्मार्क, बिस्मार्क याद रखेंगे। अभी हाल में 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो यूटी बना है उसको बनाया गया है, इन्हीं के जन्मदिन पर अलग किया गया है, मतलब मान्यता मिल गई एक 2 यूटी का। कब मिला, बना तो था 5 अगस्त, सॉरी 5, हाँ सही तो है, 5 अगस्त जो बिल पारित हुआ था 5 अगस्त 2019 में पारित हुआ। लेकिन दोस्तों वह पूरे पूर्ण रूप से जिससे यूटी की मान्यता कब दी गई, तो बता देंगे 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। चलिए आते हैं हम लोग और इस पर देखते हैं क्वेश्चन। बंगाल केसरी, बंगाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता था, बताएंगे आशुतोष मुखर्जी। देखिए यहाँ पे जो केसरी नाम से, जैसे बंगाल केसरी हो गया, बिहार केसरी हो गया, तो इसको ध्यान से आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूजन मत होइएगा। जैसे यहाँ पे पंजाब केसरी की बात किया है, तो पंजाब केसरी हमारा हो गया था लाला लाजपत राय। इसी तरह पूछा जाए आपके बंगाल केसरी, तो बताएंगे आशुतोष मुखर्जी। अगर पूछा जाता है बिहार केसरी, तो बताएंगे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे और बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि तीनों ऑप्शन में दिया रहेगा, पंजाब केसरी भी, बंगाल केसरी भी, बिहार केसरी भी, तो आप लगाएंगे कन्फ्यूजन होगा। इस वजह से क्लियर करके रखें इसे। ठीक है, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अब देखिएगा बिहार के गांधी के नाम से किसे जाना जाता था, बस हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वहीं के थे, बिहार के ही थे, तो उनको ही नाम से जाना जाता है, बिहार के गांधी के नाम से। ठीक है, राजेंद्र जी को। अगर देखा जाए तो दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से किससे जाना जाता है, तो बताएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान को नाम से जाना जाता, अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है किसके नाम से, सीमांत गांधी के नाम से दोस्तों। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 का बी वाला सही था दोस्तों, इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, इसको टिक कर लेंगे। अब देखिए हम आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पे अपने। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत पर छिद्र की खोज कब हुई थी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट बनने वाले हैं। हम इस लॉकडाउन में जो ओजोन क्षरण से आपका अंटार्कटिका बच का थोड़ा सा फिल हो गया था उसका छेद, तो उसके बारे में भी डिटेल से बताने वाले हैं, आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत पर छिद्र कब खोज कब हुई थी, तो आप बता देंगे 1985। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप तीसरा सेट उठाकर देखेंगे दोस्तों, तो उसमें भी ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा के था लेकिन था क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से जो फैक्ट बनते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिएगा अभी तक अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा तापमान कितना देखा गया है, तो बता देंगे 58.2 फ़ारेनहाइट, यह पूछा जा सकता है। अगर सेंटीग्रेड में देखें तो 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको याद रखेंगे। ठीक है ना, इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें क्वेश्चन इसमें, तो देखा जाए जनसंख्या कितनी है वहाँ पे निवास करती है, वैसे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, मतलब सूखा बर्फ है, बिल्कुल भी बारिश वहाँ पे बहुत कम होती है। इस वजह से लोग वहाँ का जनघनत्व बहुत कम है, बहुत कम है, 0.0006 के आसपास है, इतना जनघनत्व है। लेकिन जनसंख्या की बात करें तो 1106 लोग रहते हैं वहाँ पे। स्थायी निवासी कोई नहीं है दोस्तों, वहाँ का स्थायी निवासी नहीं है, लोग आते जाते रहते हैं। जैसे कि भारत है, तो भारत के पास 2 अनुसंधान संस्थान हैं, मैत्री और भारती। कहाँ पे हैं, तो बताएंगे अंटार्कटिका में ही है, अंटार्कटिका क्षेत्र में ही है। अगर देखा जाए फैबियन गॉटलीएब वान बेलिंगशोसेन ने अंटार्कटिका को 27 जनवरी 1820 को डिस्कवर किया था। कब मिला था अंटार्कटिका, तो बताएंगे ये 1820 को खोजा गया था, किसके द्वारा, फैबियन नाम से, बस याद रखें आप, फैबियन ने 1820 में 27 जनवरी 1820 को अंटार्कटिका की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, 1 मिनट दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, दिया सलाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पिछले वाले सेट में भी किए थे। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है उसको हम बताते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि यह पिछले वाले में हम लोग फुल डिस्कस किए थे, आप लोग वहाँ पे जाकर देखें इसके बारे में। अब देखिए दिया सलाई की नोक में जो हमारा मैच स्टिक होता है, मैच बॉक्स, तो उसमें जो छोटे छोटे तीलियाँ होती हैं इस टाइप की बनी, ठीक है, ऐसे हमारा मैच बॉक्स होता है, तो बिल्कुल उसके साइड में
यहाँ पे जो घर्षण करने के लिए रेड रेड का बनाया गया होता है, वो किसका बना होता है यह पूछ रहा है, या फिर जो हमारी माचिस की तीलियाँ होती हैं उसमें जो ऊपर घुंडी टाइप में बना होता है, बिल्कुल ढक्कन टाइप में ऊपर उठा होता है, वो किस चीज़ का बना होता है। ठीक है, उसकी नोक पर क्या लगी हुई थी, तो तुरंत आप बता देंगे लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस लगाएंगे, सफ़ेद फास्फोरस भूल के भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि सफ़ेद फास्फोरस बहुत खतरनाक ज्वलनशील बिल्कुल पदार्थ है दोस्तों, क्योंकि यह ज्यों हवा में आता है, सफ़ेद की बात कर रहे हैं, वाइट फास्फोरस की, ज्यों यह हवा में आता है त्यों घर्षण की वजह से, हवा के घर्षण की वजह से ही आग लग जाती है। लेकिन लाल फास्फोरस में ऐसा नहीं होता, जब तक हम लोग रगड़ेंगे नहीं तब तक वह जलेगा नहीं, इसको याद रखेंगे दोनों। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें देखिए सारा आपको अवार्ड बता देने वाले हैं हम, एक क्वेश्चन के माध्यम से सारे अवार्ड बता देंगे। अब ध्यान से आप लोग सुनेंगे, इसमें जितने भी ऑप्शन हैं चारों के चारों के अवार्ड हम बता देंगे। ठीक है, पहले देखिए इसमें क्या पूछा है, सुल्तान ऑफ जोहर कप किस खेल के टूर्नामेंट, मतलब किस खेल का कब से संबंधित है, या फिर किस खेल का टूर्नामेंट है, तो आप बता देंगे यह जो खेल का टूर्नामेंट है यह हॉकी का है दोस्तों, हॉकी का है। अब देखेंगे हॉकी के ही पहले बात कर लेते हैं, हॉकी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो बैटन कप याद रखेंगे, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, वेलिंगटन कप, सिंधिया गोल्ड कप, यह सब किस में दिया जाता है, बताएंगे हॉकी कप में दिया जाता है, मतलब हॉकी में दिया जाता है। ये सब हॉकी कप हैं, बहुत ज़्यादा पेपरों में पूछा गया है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं क्रिकेट कप के बारे में। क्रिकेट कप मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए पहले तो ये बन जाता है, इनके पहले जो कैप्टन थे CK नायडू, उन्हीं के नाम से दिया जाता है, CK नायडू दोस्तों, CB नहीं, CK नायडू के नाम से ही दिया जाता है। इसके बाद और क्रिकेट के बारे में बात करें तो क्रिकेट के अगर देखा जाए, क्रिकेट के रणजी ट्रॉफी, रणजी याद रखेंगे, जो छोटे छोटे राज्यों से होता है ना स्टार्टिंग में, रणजी, ईरानी ट्रॉफी, ईरानी याद रखेंगे, ईरानी ट्रॉफी भी दिया जाता है। फिर इसके बाद अगर और बात करें तो दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी दोस्तों। इसके बाद अगर और बात करें तो और CK नायडू तो हो गया, रानी झांसी, देवधर, रानी झांसी देवधर ट्रॉफी। उसके बाद GD बिड़ला ट्रॉफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ देता है ऐसा क्वेश्चन तो बच्चे कर नहीं पाते हैं, तो GD बिड़ला याद रखेंगे, GD बिड़ला, बिड़ला ट्रॉफी। ठीक है ना। चलिए अगर हम बात करते हैं फुटबॉल कप के बारे में बात करते हैं, तो इसमें देखिएगा फुटबॉल कप में आपके डूरंड कप, रोवर्स कप, VC राय, CK नायडू क्रिकेट में था, VC राय फुटबॉल में है। सुब्रतो कप, मर्डेका, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ देता है बच्चे फंस जाते हैं, मर्डेका इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके मर्डेका। आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, यह सब फुटबॉल के टॉपिक हो गए दोस्तों। इसके बाद आ जाता है बैडमिंटन में देख लेते हैं। बैडमिंटन में अगर देखा जाए तो नारंग कप, चड्ढा कप और अमृत दीवान कप, ये तीनों याद रखेंगे। कौन कौन से, नारंग, चड्ढा कप और एक कौन सा बताएं हम, अमृत दीवान। ठीक है, अमृत दीवान, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है दोस्तों, चलिए इतने का भी याद रखेंगे। एक और याद कर लीजिए, टेनिस के लिए बस एक ही याद करिए, डेविस, टेनिस के नाम से मिलता जुलता है, टेनिस डेविस 2-3 बार बोलिए, याद हो जाएगा या। तो इस तरह इसको हम लोग याद कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब देखिए इसमें डायरेक्ट हम लोग बस क्वेश्चन इसका करना है, इसमें कुछ फैक्ट नहीं है, बस इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, तोल्कापियम किस भाषा का एक प्रसिद्ध व्याकरण है। आप लोग एक काम करेंगे, जो अलग अलग भाषा के व्याकरण हैं उसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है ना, बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं, अगर आप लूसेंट से पढ़ते हैं तो लूसेंट से, या फिर कोई पर्टिकुलर बुक रखे हैं तो बुक से, नहीं तो फिर चैनल पे आइए, बहुत सारी चीज़ पढ़ाए जा रहे हैं। अब उतना ही पढ़ लेंगे तो 100% दोस्तों आपका एग्जाम निकलना ही निकलना है, 100% निकलेगा, ये हम वादा करते हैं आपसे। तो अब देखिए तोल्कापियम किस भाषा का प्रसिद्ध व्याकरण है, तो आप बता देंगे इसका आंसर जो होगा ए सही होगा, तमिल। ठीक है, तमिल भाषा का है, तेलुगु नहीं लगाएंगे भूल कर भी, तेलुगु तमिल में बहुत ज़्यादा अंतर है, तमिल लगाएंगे दोस्तों। ठीक है ना, तमिल। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, तो आप लोग देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं यहाँ से, तो यह तो साइंस का क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे उड़ा देंगे इसे, ठीक, देखते ही लगा देंगे। अब जल्दी चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है पहले ये देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, तो पहले तो ऑप्शन बता दीजिए आप लोग, तुरंत बताइए कौन सा होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो बता देंगे ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा सर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन से बोलते हैं, उसके कारण वर्षा की बूंदें गोल हो जाती हैं। गिलास से जब पानी टपकाते हैं तो वो बूंदें गोल निकलती हैं। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण हम लोग पेन से जो निब होती है पेन की, उसके कारण लिख पाते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ही जो बत्ती में तेल होते हैं
ऊपर की तरफ चढ़ पाते हैं। वो तो केशिकात्व के कारण उसमें केशिका बनी होती है, वो तो अलग कारण हो गया चढ़ने का, लेकिन एक पृष्ठ तनाव भी कारण होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही जो गड्ढे में पानी भरा होता है, अगर उस पर मच्छर ऊपर बैठा है तो उसमें हम लोग अगर तेल वगैरह गिरा देते हैं तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाने के कारण मच्छर डूब के मर जाते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ही हमारा कपड़ा, गंदा कपड़ा साफ हो पाता है। ठीक है दोस्तों, ये सब याद रखेंगे। अब देखिए इसमें और बातें कर लेते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। जो आया है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, एक ससंजक बल में लगता है, एक आसंजक बल में। जो ससंजक बल में लगता है दोस्तों, जब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है, जब एक पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है जो फोर्स, उसे हम लोग ससंजक बल कहते हैं। जब भिन्न भिन्न मतलब दो से ज़्यादा पदार्थों के बीच जो बल लगता है उसे हम लोग आसंजक बल मतलब एडेसिव फोर्स कहते हैं। इसको याद रखेंगे। अब देखिए पृष्ठ तनाव का परिभाषा फार्मूला क्या होता है तो बता देंगे, F/L होता है। देखिए तो थोड़ा सा गाढ़ा साइन ले लेते हैं और चलिए इसको ले लेते हैं रेड। चलिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा, F/L हो जाता है। F/L मतलब फोर्स और लंबाई, इसको याद रखेंगे। ये होता है पृष्ठ तनाव का फार्मूला, इसको याद रखेंगे। अब पृष्ठ तनाव का मात्रक देखा जाए तो क्या होगा तो बता देंगे आप। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है, मीटर, इसको याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है ना। अब इसमें देखिए हमको दिया है श्यानता के कारण। श्यानता क्या है, श्यानता क्या है, श्यान बल क्या है तो बता देंगे, किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच, जैसे कि यहाँ पे गैस पानी अब बह रहा है ऐसे, तो एक के ऊपर एक परत बहती हुई जाती है, एक परत ऐसे गई, फिर एक परत उससे नीचे, नीचे जितनी परत रहेगी वो बिल्कुल विराम में रहेगा और ऊपर वाला परत तेज से बहती चली जाती है। ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है दोस्तों। तो याद रखेंगे, किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को ही हम बोलते हैं श्यान बल। सबसे ज़्यादा श्यानता किसमें होती है, जो बिल्कुल भी फैल नहीं पाते हैं। ठीक है, जिसमें कि बिल्कुल मतलब कि फैलने का कंडीशन थोड़ा सा भी हल्का फुल्का हो, जैसे शहद हो गया आपका, शहद यह क्या है, पानी से ज़्यादा श्यान है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण आप तो जानते हैं, वातावरण घर्षण के कारण, यह भी आप जानते हैं। घर्षण बल जो हम लोग चलते हैं किस कारण चल पाते हैं तो फ्रिक्शन के कारण ही चल पाते हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक है ना। जो दावानल होता है, दावानल जो देखते हैं जंगलों वगैरह में पत्तियों के आग लग जाते हैं, वो भी घर्षण के कारण ही होता है। दावानल जिसे बोलते हैं, जैसे बहुत बड़े जंगल हैं, बहुत बड़े अगर बाग बगीचा है तो वहाँ पे जब गर्मी की लू चलती है तो वहाँ पे जनरली आग लग जाया करते हैं, तो यह दावानल होता है दोस्तों। यह घर्षण के कारण ही होता है, आप लोग याद रखेंगे उसे, है ना। चलिए अगर बात करते हैं ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13, याद करेंगे इसे। यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है, पहले तो याद कर लीजिए, बृहस्पति का है। अब इसके बाद आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, हम जो जो चीज़ें बताने वाले हैं, जितने फैक्ट बताने वाले हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा एकाग्रचित्त मन से। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगर बोला जाए सबसे बड़ा उपग्रह किस प्लेनेट का है तो बता देंगे बृहस्पति का ही है सबसे बड़ा प्लेनेट। उसका नाम है गैनीमेड। क्या नाम है, गैनीमेड। ध्यान से सारा क्वेश्चन नोट करते हुए चलेंगे, गैनीमेड है। सबसे छोटा उपग्रह क्या है तो बताएंगे सबसे छोटा उपग्रह किस प्लेनेट का है तो बताएंगे मंगल का है। क्या नाम है उसका, फोबोस। फोबोस है, और थोड़ा सा फोबोस से बड़ा है वो मंगल का ही उपग्रह है, जिसे बोलते हैं डीमोस। डीमोस, ठीक है, याद रखेंगे। फोबोस और डीमोस किसका उपग्रह है, मंगल का है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, अगर आप देखेंगे क्या सन, पहले तो सन हो गया, फिर उसके बाद बुध, ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आपका शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल के बाद एक एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है, उसके बाद बृहस्पति होता है। तो पूछा जाता है किसके बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है तो आप बताएंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में। बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण के बाद वरुण, ये पाए जाते हैं इतने। ठीक है, ये 8 ग्रह होते हैं आपके। तो सबका क्रम पूछा जाता है, तो पूछ लिया जाता है अगर बढ़ते हुए क्रम में बताइए, बढ़ते हुए क्रम में, तो याद रखेंगे जो हमारा 1 2 3 4 5, जो 5वें नंबर से लेकर 8वें नंबर तक होता है उसका तो क्रम आप सेट कर दीजिए, मतलब 5 6 7 8। इसके बाद तीसरे नंबर पृथ्वी आ जाती है तो तीसरा लिखेंगे। फिर आ जाता है आपका चौथे नंबर पे क्या, शुक्र, क्योंकि शुक्र को ही हम लोग करते हैं सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा, यह सब शुक्र है, शुक्र का ही नाम है, याद रखेंगे। 3 के बाद 4 नहीं, 3 के बाद 2 आएगा, 3 के बाद 2 शुक्र के बाद चौथा मंगल, इसके बाद आपका पहला आ जाएगा बुध। तो यह क्रम है घटते हुए क्रम में। सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि, फिर उसके बाद अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर उसके बाद आपका शुक्र, फिर उसके बाद आपका मंगल, फिर उसके बाद बुध। यह घटते हुए क्रम में है दोस्तों, याद रखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है ना। इसके बाद अगर पूछा जाता है पूरे ग्रह में शनि ही एक ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व पानी से भी कम होता है, क्योंकि अगर पानी में डाल दें दोस्तों तो वह तैरेगा, पानी में तैरता है, याद रखेंगे। ठीक है ना, यह पूछा जाता है। अब देखिए शनि पर ही वलय पाया जाता है। ठीक है, वैसे जो वलय सब पर पाया जाता है, लेकिन दिखता जो हमें है शनि पे दिखता है, इसको याद रखेंगे। हाल ही में शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए गए हैं, लगभग अभी 15 उपग्रह शनि का खोजा गया है, जिसके कारण पहले था इसके पास 60 प्लैनेट था, इसमें कि 15 ऐड कर दीजिए आप,
और दूसरे नंबर पर आ गया आपका बृहस्पति। बृहस्पति के पास इसमें 63 है, अगर ऑफिशियल देखा जाए तो, ठीक है ना। वैसे तो बुक में बहुत सारे लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लिखे हैं, तो उतना नहीं है ऑफिशियल अगर देखा जाए तो। अगर देखा जाए बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, पूछा जाता है कौन से ऐसे 2 प्लेनेट हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो आप बताएंगे बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, मंगल का 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस, यूरेनस यानी कि अरुण का 27 उपग्रह, नेपच्यून यानी कि वरुण का 13 उपग्रह। अब एक चीज़ और याद रखेंगे दोस्तों, जो हमारा शुक्र है और अरुण है, यह दोनों पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ, और सारे उपग्रह, सारे ग्रह जो हैं हमारे, वह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, ठीक है। ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा सही था? सी सही था, इसको याद रखेंगे। यूरोपा जो है बृहस्पति का उपग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं, तो याद रखेंगे आप इसका क्वेश्चन। कोरंडम, यह भी पिछले सेट में आया था, आप लोग देखे होंगे तो बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस किए थे, तो यहाँ पे हम डिस्कस हल्का फुल्का करेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे। कोरंडम बस एल्युमिनियम का एक कह लें तो यह क्या है, अयस्क है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एल्युमिनियम का कितने अयस्क हैं, तो Al2O3 2H2O, यह बॉक्साइड होता है, Al2O3 2H2O। अगर यहीं से अगर 2 हटा दें तो ये बन जाता है हमारा डायस्पर। क्या बन जाता है? डायस्पर, यानी कि Al2O3 अगर 2 हटा दें, केवल H2O रहने दें, तो बन जाता है डायस्पर। यह भी हमारा एल्युमिनियम का अयस्क है। इसके बाद कोरंडम, कोरंडम तो दिया हुआ है, कोरंडम ही पूछा हुआ है, तो कोरंडम बता देंगे एल्युमिनियम का इसका फार्मूला पूछा जाए तो बता देंगे Al2O3 सिंपल, इसमें H2O नहीं लगाएंगे। इसके बाद क्रायोलाइट आ जाता है। क्रायोलाइट यह भी एल्युमिनियम का ही अयस्क है। इसका फार्मूला देखा जाए तो क्या हो जाता है, Na3 देखिए साफ से लिख देते हैं इसको हम इरेज करके सारा, तो हो जाएगा Na3Al(F6), ठीक है दोस्तों। ये हो जाता है हमारा क्या, क्रायोलाइट। अब यहाँ पे देखा जाए कॉपर का अगर देखा जाए परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों, तो बता देंगे 29 है। पहले तो आप एक काम करेंगे, 50 तक, 50 नहीं तो 30 तक सारे तत्व एलिमेंट क्रम से याद करेंगे। यहाँ से हर एग्जाम में अगर आप पिछला सेट उठाकर देखे होंगे, हम करा रहे हैं भी, वहाँ पे आप लोग देखिए सारे क्वेश्चन जी पीरियोडिक टेबल से करीब यही डायरेक्ट पूछ लेगा, परमाणु क्रमांक बताइए, 29 नंबर का कौन है, 28 नंबर का कौन है, तो आपको याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मतलब इस तरह पूरा 50 तक, जैसे हमें याद है 50 तक हमें तो याद है पूरा सीक्वेंस में, और बाकी इस तरह बता देंगे। जैसे मरकरी का पूछा परमाणु क्रमांक तुरंत 80 बताएंगे, सिल्वर का पूछा तो 47 बताएंगे, गोल्ड का पूछा तो 79 बताएंगे, यूरेनियम का पूछा तो 92 बताएंगे, ठीक है, पोलोनियम का पूछा तो 90 बता देंगे, मतलब इस थोरियम का पूछा तब 90 बताएंगे, ठीक है। इस तरह सीक्वेंस में सब कुछ बताते चले जाएंगे। चलिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि और कॉपर का अयस्क देखें तो कैल्कोसाइट जिससे बोलते हैं Cu2S, याद रखेंगे। इसके बाद क्यूप्राइट Cu2O होता है। फिर इसके बाद मैकेलाइट, इसका होता है CuCO3, ठीक है। इतने चीज़ें यहाँ पे याद रखेंगे। इसके बाद सिल्वर का कुछ देख लेते हैं, 1-2। सिल्वर का अर्जेंटाइट और केराजीराइट, जिसका होता है केराजीराइट का अगर देखें तो फार्मूला हो जाता है AgCl। बस ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए यहाँ से हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, फैक्ट ध्यान से देखेंगे। साइंस का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग लिखते चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें पूछा है पराध्वनिक मतलब सुपरसोनिक विमान उड़ते हैं, तो उड़ते हैं तो भैया किस में उड़ते हैं, किस चाल से उड़ते हैं, किस चाल से अधिक उड़ते हैं। इसमें आपको जो मोस्ट प्रिय अच्छे क्वेश्चन, मतलब कि अच्छे ऑप्शन आएंगे, अच्छे तो सब लगेंगे आपको देखने में, लेकिन जो उसके लिए लायक क्वेश्चन के लायक जो आंसर होगा बस वही हमको पकड़ना है, ठीक है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्वनि की चाल से, तो पराध्वनिक ध्वनि की चाल से भैया नहीं होता है। ध्वनि की चाल से कम, यह भी नहीं है, विमान उड़ते हैं। ध्वनि की चाल से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए हम बात करते हैं श्रव्य ध्वनि क्या होता है। अब देखिए श्रव्य ध्वनि मतलब कि ऑडिएबल साउंड, जो आदमी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज तक इसे आदमी सुन सकते हैं, ऑडिबल साउंड इसे बोलते हैं। मैक्सिमम जो बोला जाता है जो आपका साउंड होता है उसका यूनिट क्या होता है, तो बता देंगे अब क्या होता है, डॉप्सन इकाई में मेजर किया जाता है, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। अब देखिए अपश्रव्य तरंग, श्रव्य ध्वनि हम लोग देख लिए, ऑडिबल साउंड। इसके बाद अपश्रव्य यानी कि इंफ्रासोनिक वेव्स 20 हर्ट्ज से कम होते हैं। 20 हर्ट्ज से कम साउंड को, कम आवृत्ति वाले ध्वनि को हम लोग क्या बोलते हैं, अपश्रव्य तरंग, यानी कि जिसे गैंडा यानी कि राइनोसोरस सुन सकता है। राइनोसोरस तो वैसे 5 हर्ट्ज तक के, मतलब इतने कम ध्वनि को सुन सकता है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए हाथी हो गया, वेल हो गया, भूकंप, सुनामी, ये सब अपश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका, याद रखेंगे, पराश्रव्य मतलब कि अल्ट्रासोनिक मतलब कि पराश्रव्य।
पराश्रव्य। अल्ट्रासोनिक में 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि जो होती है, 20 किलोहर्ट्ज से। ऑडिबल में क्या था, 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज। अब देखिए 20 हर्ट्ज से अगर आपको लिखा जाए 20,000 हर्ट्ज, तो यह भी वही सही है, दोनों मतलब एक ही है, 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बोला जाए या फिर 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज बोला जाए, तो दोनों का मतलब सेम है, ये दोनों ऑडिबल साउंड में ही आते हैं। वही चीज़ अगर 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर हो जाता है तो हो जाता है वो आपका अल्ट्रासोनिक ध्वनि, जिससे हम लोग संकेत भेजने में यानी कि सिग्नल्स भेजने में इसका यूज बता रहे हैं दोस्तों। अपर सर्वे का सिग्नल्स भेजने में, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, समुद्र की गहराई में अगर कोई वस्तु डूब जाता है उसको पता करने में, कृषि में कीड़ों को नष्ट करने में, और मेडिकल साइंस में, ठीक है, जैसे कि ईसीजी हो गया, ईईजी हो गया, इस सब में इसका यूज होता है। अब देखिए प्रकाश की चाल कितना होती है, प्रकाश की चाल बता दीजिए आप लोग। तो यहाँ बात किया प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ क्या मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है। ये किस में होता है, हवा और निर्वात दोनों याद रखेंगे, हवा और निर्वात। अगर पूछा जाए पानी में कितना होता है तो बता देंगे 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर इसके बाद पूछा जाता है ग्लास में कितना होता है, शीशे में, तो बता देंगे 2 × 10⁸ क्या मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर इसके बाद पूछा जाता है कंक्रीट में बता दीजिए तो बताएंगे 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हवा निर्वात पूछता है तो बताइए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग शेयर करते रहिए, थोड़ा सा उत्साह भी बढ़ाइए। ठीक है, बहुत सारे लोग शेयर नहीं करते हैं, देखकर चले जाते हैं, तो ऐसा मत करिए, ये आपके हित के लिए किया जा रहा है। ठीक है ना, आप इस चैनल को अपना समझिए और इसे शेयर करिए दोस्तों। अपने फ्रेंड का भी फायदा कराइए ना, जो थोड़ा कि हम नौकरी पा जाए, मेरा फ्रेंड पीछे बैठा रहे, तो ऐसा नहीं सोचते हैं, ये सब गलत बातें हैं। वो पढ़े या ना पढ़े लेकिन हम उसे पढ़ाएंगे जरूर। ठीक है ना, ये हमारा कर्म है, तो अपना कर्म आप लोग करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो जल घनत्व, जल घनत्व अधिकतम होता है किस में होता है, तापमान पर, किस तापमान पर जल घनत्व अधिकतम होता है, तो बताएंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल घनत्व अधिकतम होगा, और आयतन, जल घनत्व का, जल का आयतन उस समय बिल्कुल कम होगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे आता है, देखिए ऐसे ग्राफ आता है, तो यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पे जो घनत्व होगा बिल्कुल वो मैक्सिमम होता है जल का, और आयतन मिनिमम होता है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि इसमें इससे ज़्यादा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले में, आप लोग देखिएगा पिछला सेट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, ये क्या था क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा कोई बात नहीं, यह 17 वाला जो क्वेश्चन नंबर है वह 16 के नाम से ही है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग बस क्वेश्चन सॉल्व करिए, नंबरिंग से मत जाइए। चलिए इसमें क्या पूछ रहा है, 1947 में भारत का पहला प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया गया था। दोस्तों आपको पता है कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस समय राष्ट्रपति नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उस समय जो हमारे गवर्नर थे, आज़ाद भारत के गवर्नर उस समय कौन थे, सी राजगोपालाचारी। उन्होंने ही पहले भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई थी। उनका नाम क्या था, मतलब नियुक्ति कराई थी, तो उनका नाम था सी राजगोपालाचारी, याद रखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, भारत के गवर्नर जनरल, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलिए हम आपको बता देते हैं क्रम से जितने भी आपके प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं। देखिए दोस्तों, भारत के पहले पीएम का कार्यकाल बता देंगे आप 1947, 15 अगस्त 1947 से बता देंगे 1964 तक, 1964। अब इनको हमारा भारत रत्न भी दिया गया है, याद रखेंगे आप। ठीक है, भारत रत्न इनको दिया जा चुका है। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को भी भारत रत्न दिया गया है। इनके बाद 1964 के बाद मात्र 18 से 2 साल के करीब, मतलब कि 1964 9 जून 1964 से 1966 यानी कि 11 जनवरी 1966 तक यह रहते हैं अपने पद पे। बाद में इनका ताशकंद समझौता होता है, वहाँ पे बिल्कुल लापता तरीके से इनकी मौत हो जाती है, पता नहीं चलता है किस तरह से इनकी मृत्यु होती है। ठीक है दोस्तों, वो रात में खाना पीना खाकर अपने बेडरूम में जाते हैं, बातें करते हैं फैमिली से, फिर पता नहीं अचानक क्या होता है, सुबह पता चलता है, न्यूज़ आता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की देहांत हो गया है। ठीक है, देहांत हो चुका है। बस ये सब कारण होते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो तीसरे नंबर के हमारे प्रधानमंत्री थे, तो बता देंगे गुलजारी लाल नंदा। इसके बाद जो नेक्स्ट थे इंदिरा गांधी नेक्स्ट थी। ठीक, इसके बाद कौन था, मोरारजी देसाई 1977 से लेकर 1989 तक पीएम रहते हैं। यह भी याद रखिए कि जनता पार्टी से ये रहते हैं, और ये गैर कांग्रेसी और सबसे बुजुर्ग, अभी तक के सबसे बुजुर्ग पीएम मोरारजी देसाई, और सबसे यंग वाले मतलब 38 साल के एज में सबसे पहले कौन बने थे, तो बता देंगे राजीव गांधी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन आ जाता है इसके बाद, याद रखेंगे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। इसके बाद इंदिरा गांधी फिर से वापस आ जाती हैं, अपने 1884 तक रहती हैं, 1884 तक। इसी समय इनकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है, इन्हीं के गार्ड द्वारा, सिख गार्ड द्वारा। ठीक है ना, याद रखेंगे। इसके लिए ब्लू
ऑपरेशन भी चलाया गया था, ये सब था। उसके लिए हम लोग कभी चर्चा करेंगे डिटेल में। आप लोग देखिए पॉलिटी का वीडियो, डिटेल में हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर चंद्रशेखर, फिर नरसिंह राव आ जाते हैं। फिर इसके बाद अटल जी 13 दिन के लिए आते हैं। अटल जी 13 दिन के लिए आते हैं, ये याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अटल जी 1996 में बनते हैं दोस्तों, 13 दिन के लिए 1996 में। उसके बाद इनका पार्टी गिर जाता है क्योंकि उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिली होती है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारे HD देवगौड़ा, फिर इसके बाद इंद्र गुजराल, फिर इसके बाद फिर अटल जी आते हैं मात्र 13 महीने के लिए। अटल जी फिर आते हैं मात्र 13 महीने के लिए, फिर दूसरे कार्यकाल के लिए भी यही चुने जाते हैं। यह अपना कार्यकाल इस बार पूरा करते हैं, तो याद रखेंगे 1999 से 2004 तक फिर से अटल जी आ जाते हैं तीसरी बार। इसी समय आपका जो परमाणु बम का लॉन्चिंग हुआ था, कह लीजिए उसका जो पोखरण में उसका पहली बार परीक्षण हुआ था परमाणु बम का, इन्हीं के समय हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे 1999 में परमाणु बम का दूसरी बार परीक्षण 1999 में होता है। पहली बार 1974 में इंदिरा गांधी के समय होता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अटल जी के बाद आपको पता है मनमोहन सिंह 2 कार्यकाल के लिए आते हैं। फिर इसके बाद नरेंद्र मोदी जी अभी हैं, दूसरे कार्यकाल इनका चल रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। लॉ, देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत किसने दिया है, तो इसको याद रखेंगे आर्किमिडीज ने दिया है। अब देखिए, आप आर्किमिडीज सिद्धांत बोलिए या फिर लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत बोलिए, दोनों एक ही होता है। इसका मतलब क्या होता है आर्किमिडीज सिद्धांत, तो याद रखेंगे आर्किमिडीज सिद्धांत में यह बोला जाता है किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबाने पर ठोस के भार में जो कमी प्रतीत होती है वह ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। बस यही होता है आर्किमिडीज सिद्धांत, इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ फ्लोटिंग। ठीक है ना। अब प्लवन का नियम भी आर्किमिडीज ने ही दिया था, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों, इसमें इतना ही था। आपको न्यूटन के बारे में पता है, न्यूटन देखिए 2 जगह दे दिया, कोई बात नहीं, न्यूटन के बारे में पता है सब कुछ, गैलीलियो के बारे में भी पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग थोड़ा सा एफर्ट लगाइए शेयर करने में दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए, ये 1857 की क्रांति से है। यहाँ पे हम आपको बहुत सारी चीज़ बताने वाले हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। अब देखिए यहाँ पूछा गया है, नाना साहब जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े कौन थे, तो बस इसे तो ऑप्शन नंबर बी ही दिख रहा है हमें। ठीक है, पासवा बाजीराव द्वितीयक के दत्तक पुत्र थे, मतलब कि गोद लिए गए संतान थे नानक साहब, क्योंकि इसी समय हड़प नीति जो चली थी हमारे लॉर्ड डलहौजी द्वारा, इसको याद रखेंगे। हड़प नीति हो गया या फिर जो दत्तक पुत्र लिया गया था उसको उसकी राज्य मतलब कि उसका राज्य अपने में मिला लिया जाएगा, ये सब सारी नीतियाँ चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी द्वारा, है ना। इसको याद रखेंगे, जो कि 1856 तक रहता है। 1856 के बाद कैनिंग आ जाते हैं, पहले आपके वायसराय, इंडिया के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग, उसी के समय आपका 1857 की क्रांति होती है। अब देखते हैं दोस्तों कि बिगुल, जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो अलग अलग जगह से बिगुल बजाया जा रहा था, मतलब कि आवाज़ उठाई जा रही थी। तो कहाँ कहाँ से बिगुल बज रहा था इसको देखेंगे। जो पहला दिल्ली से कौन बजाने वाला था, तो याद रखेंगे, दिया पूछा जाता है दोस्तों, दिल्ली से कौन आवाज़ उठाया था, तो बता देंगे इनका नाम था बहादुर शाह जफर और बख्त खां। बहादुर शाह जफर, इनको हम लोग जफर के नाम से भी जानते हैं, बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। बहादुर शाह द्वितीय कहिए या फिर जफर कहिए। इनको बाद में अंग्रेजों ने रंगून, मतलब कि म्यांमार का जो रंगून है वहाँ पे इनको भेज दिया जाता है, वहीं पे इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो पूछा जाता है बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ पे है, तो बताएंगे रंगून में है। सबसे लास्ट मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर ही थे। अब देखिए कानपुर में कौन बिगुल बजाया था अंग्रेजों के विरुद्ध, बताएंगे नाना साहब, और उनके सैन्य सिपाही जो थे तात्या टोपे बाद में भाग जाते हैं नेपाल, इनको बाद में फांसी वगैरह चढ़ा दिया जाता है पकड़ के। अब देखिए लखनऊ में कौन बजाया था, तो बता देंगे बेगम हजरत महल थी। ठीक है ना, इनके द्वारा उठाया गया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, महान क्रांतिकारी, आपको पता होगा दोस्तों, बहुत ही मानी जानी हस्ती हैं। इनके बारे में बहुत कुछ आप लोग जानते होंगे। चलिए, इनके पुत्र का नाम क्या था रानी झांसी के, तो बता देंगे राहुल नाम से था। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि यह दत्तक पुत्र ली हुई थी, तो इन्हीं के कारण यह विवाद छिड़ा था। बाद में यह अंग्रेजों का कहना था कि आप जो दत्तक पुत्र लिया हुआ है, ठीक है, उसका राज्य पाठ हमारे द्वारा, हमारे मतलब जो शासक था उस समय अंग्रेज द्वारा, उसमें अंग्रेज में विलय कर लिया जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी शासक में विलय कर लिया जाएगा। बस इसी कारण से विद्रोह वगैरह हो रहे थे हर जगह। अगर देखा जाए जो इसमें इलाहाबाद से कौन आवाज़ उठाया था, तो बता देंगे लियाकत अली, याद रखेंगे आप लोग, लियाकत अली। ठीक है दोस्तों। और बरेली से कौन उठाया था, तो बता देंगे बहादुर खान। जगदीशपुर से कुंवर सिंह, जगदीशपुर बिहार में पड़ता है दोस्तों। कुंवर सिंह बहुत ज़्यादा पावरफुल थे दोस्तों, इनको हराने वाला कोई पैदा ही नहीं था। इनका जब हाथ कट जाता है तीसरी चौथी बार लड़ाई में, क्योंकि 3 से 4 बार क्या 5 बार अंग्रेजों को ये हरा चुके थे, छक्के छुड़ा दिए थे बिल्कुल दोस्तों। छठी का दूध होता है बिल्कुल, उसको याद दिला दिए थे, समझ लीजिए कि जो
कुंवर सिंह थे, इनका हाथ कट जाने के बाद भी अंग्रेजों से इस तरह लड़ते हैं जैसे लगता है कि कोई खूंखार शेर हो, बस उस तरह लड़ाई करते हैं। इनको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बिहार के बाबू कुंवर सिंह। या फिर ये पूछ लेगा कि जगदीशपुर के कौन थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाए थे, तो याद रखेंगे कुंवर सिंह थे, ठीक है ना। फैजाबाद से तो बता देंगे मौलवी अहमदुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला। ठीक है दोस्तों, आप लोग को डिटेल में पढ़ना है हिस्ट्री, तो आइए IOC मैम पढ़ा रही हैं बिल्कुल चैनल पे डिटेल में, आप लोग पढ़िए, उसको फॉलो करिए। अभी से करेंगे तो आप लोग को लोड नहीं होगा, आप लोग आराम से क्लियर कर ले जाएंगे। देखिए अब 19वें नंबर का क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि निम्न में से किसने लंदन में कर्जन वायली नामक ब्रिटिश अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। एक क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं। लॉर्ड मेयो एक ऐसा वायसराय रहता है पूरे भारत में, लॉर्ड मेयो, जिसको उसी के काल में ही अफगान शासक द्वारा हत्या कर दिया जाता है। अफगानिस्तान में जाता है वो, उसकी हत्या कर दिया जाता है। वह कौन रहता है, कौन वायसराय रहता है, तो पूछा जाता है लॉर्ड मेयो, याद रखेंगे इसको, ठीक है ना। चलिए इसमें क्वेश्चन में कुछ जिसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे मदन लाल ठिंगरा। अब देखिए मदन लाल ठिंगरा कौन थे दोस्तों, इनकी यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इसको याद रखेंगे। पहले तो इनको अदालत ने मृत्युदंड का आदेश दिया था। 17 अगस्त 1909 को लंदन के पेंटीविले जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। इनको याद रखेंगे दोस्तों, ये पूछा जाता है इनको फांसी पर कहाँ लटकाया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। क्या नाम था, पेंटीविले जेल, याद रखेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप लोग नोट करेंगे, और समय भी लिख देते हैं 1909 में। 1909, कभी कभी तो पूरा डेट पूछ लेता है, तो पूरा डेट याद रखेंगे। 17 अगस्त 1909 में इनको फांसी पर लटकाया गया था। कहाँ पे, पेंटेविले, ठीक है दोस्तों, पेंटेविले उस जेल का नाम था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा 20 भी गायब है, चलिए कोई बात नहीं। 19 के बाद 21 हम लोग देख लेते हैं, कोई बात नहीं दोस्तों, हो जाती है गलती, हमारे टाइपिस्ट गलती हो गया, कोई बात नहीं। आप लोग बस देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21, यानी कि वही 20 लेकर चलें, हम 21 मानते हैं, आप लोग 20 मानिएगा। अब देखिए 21 क्वेश्चन में बोला गया भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान कैसा है, तो बताएंगे अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। क्यों है बता रहे हैं, आप लोग बिल्कुल डिटेल में, पॉलिटी पढ़ाई जा रही है, आप लोग आके देखिए। देखिए अंशतः कठोर अंशतः लचीला, हमारा संविधान को पूरा विस्तार से अगर पढ़ें, पढ़ने के बाद पता चलता है कि बहुत सारे कठोर कानून भी हमारे संविधान में हैं, और हर जगह मतलब बहुत सारे जगह, जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के द्वारा जो दया भाव दिखाते हैं, उनके जो आपके बंधक होते हैं उनके द्वारा दया भाव दिखाया जाना राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 72 में यह सिद्ध कर देता है कि हमारा संविधान जो है अंशतः लचीला भी है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को पूरा संविधान पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए पूरी तरीके से अच्छे तरह समझने के लिए हम पढ़ा रहे हैं, चैनल पर आइए। इस समय भाग आपका चौथा चल रहा है, ठीक है ना, आप लोग देखिए उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आ गए 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए तो इसमें क्या बोला जा रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले कानून। आज हम आपको पूरे मंत्री ही बता देंगे, लगभग जितने पूछे जाते हैं, ठीक है ना, पहले मंत्री। अब देखिए प्रथम, इसका पहले आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, पहले कानून मंत्री। अब देखिए पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू जी थे, ठीक है ना, 1955 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था, इसको याद रखेंगे। पहले डिप्टी PM या फिर पहले गृह मंत्री, पहले ब्रॉडकास्टिंग मंत्री कौन थे, तो बता देंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे हमारे, ठीक है, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। इनका 31 अक्टूबर को जन्मदिन भी मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। उसी दिन लौह पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। इनकी एक सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है अहमदाबाद में, ठीक है, याद रखेंगे आप, ठीक है, उस नर्मदा नदी के किनारे लगभग 182 फीट, ठीक है। राम सुतार नामक, राम सुतार ने उनका नाम है, जो बनाया है राम सुतार उनका नाम है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए इतनी बातें तो रही सरदार वल्लभ भाई जी के बारे में। इसके बाद अगर देखा जाए वित्त मंत्री सबसे पहले कौन थे, तो बताएंगे RK षणमुखम सेठी। रक्षा मंत्री सबसे पहला कौन था, तो बताएंगे बलदेव सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट बलदेव सिंह जी, ठीक है दोस्तों, बलदेव सिंह जी। इसके बाद पूछा जाता है कि आपके रेलवे मिनिस्टर कौन थे, जॉन मथाई जी, ठीक है, जॉन मथाई। इस समय कौन है आपको पता है, झेला रहे हैं, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, चाहे जो रहे, हम लोग को पेपर देना है। अब इसमें रेलवे मिनिस्ट्री कौन है, तो बता देंगे पीयूष गोयल है, ठीक है ना। अब देखिए मिनिस्टर ऑफ लेबर, उस समय सबसे पहले मिनिस्टर ऑफ लेबर कौन थे, तो बता देंगे जगजीवन राम जी थे। शिक्षा मंत्री सबसे पहला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है दोस्तों, अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वो 2000 मतलब कि 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, याद रखेंगे, ठीक, जिसको हम लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी, तो बता देंगे 3 जून 1947। देखिए बंटवारे की घोषणा की बात कर रहे हैं हम, बंटवारे की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। माउंटबेटन द्वारा ब्रॉडकास्ट किया जाता है रात में 3 जून को कि भारत को 2 भाग में बांट दिया जाएगा। इसके बाद सारी दुनिया, मतलब कि सारे भारतवासी बिल्कुल
औचित्य हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता उनको क्या हो गया। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सबको मतलब जैसे लगता है कि सांप सुन गया, मतलब कि अजीब सा लगता है। एक तो भारत आज़ाद होने वाला होता है, दूसरी ओर भारत का दो टुकड़ा होने जा रहा था। ठीक है, तो याद रखेंगे 15 अगस्त की रात को 12 बजे, 15 अगस्त की रात 12 बजे 1947 सन में पाकिस्तान बनाया गया। रात में 12 बजे पाकिस्तान को आज़ाद किया गया और सुबह, ठीक है, 15 अगस्त के दिन ही सुबह, मतलब कि 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद होता है रात में, तो 14 अगस्त था। जो दिन होता है 12 बजने के बाद लगभग 1 बजने के करीब हमारा भारत आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त को। 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं, इसको याद रखेंगे। अब देखिए उस समय जब भारत आज़ाद हो रहा था दोस्तों, तो उस समय लगभग 565 राज्य रजवाड़े भी आज़ाद हो रहे थे। उस समय जब अंग्रेज जा रहे थे तो यह बोल के गए थे कि अगर 565 राज्य रजवाड़े चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं या फिर भारत में आ सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो वह अकेला भी रह सकते हैं, एक अलग देश की तरह रह सकते हैं। तो एक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन एक फॉर्म था, उस पर जो सिग्नेचर करेगा भारत में विलय होने के लिए, तो उसको मतलब कि उस फाइल पे सिग्नेचर करना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर करके वो भारत में चाहे तो मिल सकता है। तो भारत में मिलाने का 565 रजवाड़ों को भारत में मिलाने का श्रेय सबसे बड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन को जाता है। इसी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? इसको बस इसी तरह याद रखेंगे, चार्ल्स डार्विन ने दिया था नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। और ग्रेगर जॉन मेंडल को आप लोग किस नाम से जानते हैं पता होगा, यह अनुवांशिकता के पिता कहे जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 25 पर आ गए। मिंडानाओ खाई किस सागर में स्थित है? मिंडानाओ खाई तो बता देंगे प्रशांत महासागर, जो भारत का सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर। ठीक है, याद रखेंगे। इसी में सबसे बड़ा दुनिया का गर्त जिसे बोला जाता है मैरियाना ट्रंच के नाम से जाना जाता है। 11 किलोमीटर के लगभग 11 किलोमीटर गहराई उसकी है। दूसरी सबसे लंबी खाई किस में है तो बता देंगे हिंद महासागर में, लगभग 9 किलोमीटर के आसपास में। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी सागर कौन सा, महासागर कौन सा है तो बताएंगे अटलांटिक महासागर, जिसका यस आकार का साइन है। इसके पश्चिम में अमेरिका आता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ अमेरिका, नीचे की तरफ साउथ अमेरिका, और यहाँ पे यूरोप और नीचे अफ्रीका, मतलब कि पूर्व की तरफ यूरोप और अफ्रीका आ जाता है। इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी महासागर तो बता देंगे हिंद महासागर। हिंद महासागर एक ऐसा इकलौता महासागर है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है, इंडियन ओशियन। ठीक है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। इसी में मरियाना ट्रंच है। मरियाना ट्रंच जावा द्वीप, जो इंडोनेशिया का द्वीप है, जावा हुआ, बोर्नियो हुआ, तो एक जावा द्वीप है नीचे, जावा द्वीप के बिल्कुल पास में ही है मलक्का, जो मलक्का संधि है, ऊपर आपका सिंगापुर है, नीचे आपका इंडोनेशिया है। इन दोनों के बीच में ये बिल्कुल मलक्का संधि है, उसके नीचे ही जावा द्वीप है दोस्तों। तो जावा द्वीप के बिल्कुल पास में ही आपका पड़ जाता है आपका सुंडा गर्त, याद रखेंगे इसको। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यह तो रही सारी बातें, आप लोग को यहाँ तक आप पढ़ लिए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, तो हम लोग आज के लिए इतना बहुत करते हैं और अपना सेशन समाप्त करते हैं। आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।